अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि इंटरनेट पर एक लड़के से बात करती है, उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो लड़का उसके साथ क्या करता है ये देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी आजकल के नौजवान जरूर सुने। किसी की जिंदगी पर बीती ये सच्ची कहानी उनके लिए एक बेहतरीन सबक है। इस कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मजीद ऐसी सबक आमूज वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। जहां इंटरनेट के जरिए जमाने भर की मालूमात हासिल होती हैं, वहां अक्सर लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद होती हैं और जाने कितनी जिंदगियां न जाने कब तक बर्बाद होती रहेंगी। ये वाकया मेरे साथ उस वक्त पेश आया जब मैं 18 बरस की एक नासमझ लड़की थी। अरसे बाद इस वाक़े को एक कहानी की सूरत में बताने की जुर्रत कर रही हूँ ताकि दिल का बोझ हल्का हो जाए। अगरचे इस वाक़े को भुलाना चाहती हूँ मगर भुला नहीं पाई। जो लड़कियां बिना सोचे समझे नेट को इस्तेमाल करती हैं उन्हें मेरी दास्तान से बहुत कुछ हासिल होगा। हम 3 बहनें गैर शादीशुदा थीं, जबकि एक की शादी हो चुकी थी। आपी ज़ाहरा की शादी फूफीजाद से हुई। वो अपने घर में खुश थीं, लेकिन उनके बाद की दोनों बहनों की शादियां ना हो सकी। अगरचे वालदैन ने बहुत कोशिश की कि उनका भी किसी अच्छे घराने में रिश्ता हो जाए, मगर मुराद बर न आई। अल्लाह जाने कैसी रुकावट थी कि वो बावजूद 1000 जतन के मेरी बहनों के हाथ पीले ना कर पाए। वक्त कभी थमा नहीं, तेजी से गुजरता रहता है, सो गुजरता रहा। आपी ने भी कुछ रिश्ते तलाश करके बतलाए, किसी में कुछ खराबी निकल आई तो किसी रिश्ते को किसी खास वजह से रद्द करना पड़ा। यूं मेरी दोनों बहनों की शादी की उम्रें निकल गईं और वो बिन ब्याही रह गईं। इनके बाद के 3 भाइयों की शादियां हो गईं और भाभियां घर में आ गईं। उन्होंने काफ़ी जतन किए, अच्छे रिश्ते शायद मेरी बहनों के नसीब में न थे। सभी जानते हैं कि भाभियां खा कितनी अच्छी हों, जब घर आ जाती हैं तो घर का माहौल बदल जाता है। ख़ास तौर पर ये नंदों और भाभियों के लिए कड़ा इम्तिहान होता है कि वो आपस में हुस्न सलूक को किस तरह कायम रखें ताकि घर का माहौल पुरसकून रहे। हमारी तीनों भाभियां गो के अच्छी थीं, फिर भी ननद भावज के नाजुक रिश्ते में अक्सर दरारें पड़ जाती थीं। हालांकि मेरी बहनें घर का सारा काम करती और भाभियों के बच्चे भी संभालती थीं, फिर भी उन्हें बोझ ही तसव्वुर करती थी। मैं वालदैन की सबसे छोटी बेटी थी और कॉलेज में पढ़ रही थी। उन दिनों सेकेंड ईयर की तालबा थी जब हमारे यहाँ इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हुआ। नई नई चीज़ थी तो मुझे भी शौक हुआ किसी से चैटिंग करूं। कॉलेज से आकर खाना खाने के फौरन बाद कंप्यूटर के सामने बैठ जाती और ऑनलाइन गेम खेलने लगती। इन गेम्स में सबसे ज़्यादा मुझे लूडो पसंद थी क्योंकि वहाँ चैट भी होती। अगरचे मैं इस खेल की माहिर न थी, मगर इस वजह से खेलती कि चैट भी कर सकती थी और इसमें लुत्फ आता था। उन दिनों मुझे अकल न थी, कुछ नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी है और लोग किस किस्म के होते हैं। सभी को अपने जैसा मासूम समझती थी। एक रोज़ एक लड़के के साथ लूडो की बाजी लगा ली और खेल शुरू हो गया। वो एक माहिर खिलाड़ी था। उसने मुझे उस गेम के बारे में बहुत कुछ सिखाया। यूं हम गेम के हवाले से चैटिंग करने लगे। उसका नाम यासिर था और वो कनाडा में रहता था। तकरीबन हम रोज़ ही चैटिंग करते और हमारा ऑनलाइन रहने का एक टाइम मुकर्रर था। मैं उससे घर वालों से छुपकर बातें नहीं करती थी, बल्कि बहनों को भी इस बात का इल्म था। बात आगे बढ़ी और हम दोनों एक दूसरे को मेल भी करने लगे, जिसमें वो कनाडा के बारे में मालूमात देता और मैं अपने वतन की बातें लिखा करती। हम दोनों मुल्कों का उनकी अच्छाइयों और बुराइयों से मुकाबला करते। मैं लिखती अपने वतन से बेहतर कोई जगह नहीं होती और वो बताता कि बेशक, मगर इंसान को दूसरे मुल्कों में भी आना चाहिए, क्योंकि इस तरह हम बहुत कुछ सीखते हैं और दूसरों की तहजीब व तमद्दुन के बारे में जानते हैं, तो हमारा विजन वसी होता है। गर्ज इसी तरह की बातें लिखकर हम एक दूसरे को मरूब करने की कोशिश करते। घर वाले मेरे इस मशगले पर कोई एतराज़ नहीं करते थे और न तवज्जो देते, क्योंकि मैं एक घरेलू लड़की थी, कहीं आती जाती न थी सिवाय कॉलेज के। बस घर में बैठकर कंप्यूटर से दिल बहलाती थी। कहते हैं कि आग और कपास का मेल नहीं, किसी ने 100% दुरुस्त कहा है। बिल आखिर नौबत यहाँ तक आ गई कि एक रोज़ यासर ने मुझसे सवाल किया, हिरा, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? ये वो सवाल था जिसकी मैं शऊरी या लाशऊरी तौर से मुंतज़िर थी।
मैंने कहा, पहले तुम बताओ, बाद में मैं बताऊंगी। हाँ, मैं कभी किसी को पसंद करता था, मगर उसकी शादी हो गई और वो अब बहुत दूर जा चुकी है। मैंने दुख का इजहार किया। ये तो बहुत दुख वाली बात है। ऐ काश के तुम्हारी खुशियां तुम्हें मिल जाएं। जरूरी नहीं कि इंसान जिसे पसंद करे वो उसे मिल भी जाए, ये किस्मत की बात है। लेकिन इस बात पर इंसान जीना नहीं छोड़ देते। देखो, मैं जी रहा हूं ना, और बहुत खुश व खुर्म हूं। यासिर की इस बात पर मुझे मजीद उसके साथ हमदर्दी हो गई। इस किस्म के सवालों जवाब के बाद हम दोनों के दरमियान एक अपनायत भरा रिश्ता कायम हो गया और अब हम अपने दुख सुख एक दूसरे से शेयर करने लगे। मैंने उसे बताया कि मुझसे बड़ी 2 बहनों की शादियां नहीं हो सकीं और अब वो ओवर एज हो चुकी हैं, जिसका उन्हें ही नहीं तमाम घर वालों को दुख है। बहुत अच्छे रिश्तों की चाह में वालदैन मामूली रिश्ते रद्द करते रहते हैं, फिर मामूली रिश्ते भी नहीं मिलते। अब उन बेचारियों की जिंदगी का मकसद सिर्फ भाइयों और भाभियों की खिदमत करना और उनकी मर्जी से जीना रह गया है। जब भी मैं अपनी बहनों का जिक्र करती, वो भी दुखी हो जाता और कहता, देखो, तुम शादी में देर ना करना, वरना वक्त गुजर जाएगा और तुम भी फिर उनकी तरह बैठी रह जाओगी। लिहाजा जो पहला अच्छा रिश्ता आए, हाँ कर देना। वालदैन सदा किसी के नहीं रहते। लड़की की जिंदगी जब दूसरों के रहमो करम पर रह जाती है तो वो बहुत कसम पुरसी की जिंदगी गुजारती है। जल्द ही मुझे महसूस हो गया कि वो मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। रोज कोई ऐसा मैसेज भेजता जिसमें मेरे लिए खास बात पोशीदा होती। वो इन इशारों के जरिए मेरी तारीफ करता और कहता, वो बहुत खुश नसीब है जो मुझ जैसी सच्चे जज्बों की मालिक लड़की से उसका तारुफ हुआ। खुद भी मैं समझने लगी थी कि इस कंप्यूटर में मेरा आइडियल छुपा हुआ है। एक दिन उसने बताया कि वो अपने एक अजीज की शादी में पाकिस्तान आ रहा है। मैं खुश हो गई, जैसे किसी ने अचानक इनाम में कोई बहुत कीमती चीज देने का ऐलान कर दिया हो। मैं तो उससे मिलने के ख्वाब देखती थी जो अब हकीकत का रूप धारने वाले थे। एक दिन जब वो ऑनलाइन था, उसने मुझे कहा, अगर मैं पाकिस्तान आया तो क्या मुझसे मिलोगी? हाँ, जरूर मिलूंगी। मुझे तुमसे मिलने की बहुत आरजू है। मुझे भी आरजू है, मैंने जवाब दिया। सोचा भी ना था कि कभी तुम यहाँ आओगे और मैं तुमसे मिल पाऊंगी। यासिर ने उस दिन कहा था, अगर तुमने मिलने के बाद मुझे पसंद कर लिया और मैंने तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाना चाहा तो क्या तुम हाँ में जवाब दोगी? मेरे दिल में हजारों फूल खिल गए, मगर मैंने बनकर जवाब दिया, सोचूंगी, पहले तुम आ तो जाओ। मैंने अपनी बहन को बताया कि वो लूडो का खिलाड़ी किसी की शादी अटेंड करने पाकिस्तान आ रहा है, हमसे मिलने भी आएगा। वो बोली, अम्मी को बता दो ताकि वो घर वालों को राजी कर ले, तभी हम उसकी घर पर मेहमानदारी कर सकेंगे। बाजी, ये बात तुम खुद अम्मी से करना, मुझे लिहाज आता है। पहले मुझसे उसकी बात करा दो, अंदाजा तो हो किस किस्म का है, फिर अम्मी से जिक्र करूंगी। मैंने बाजी सुल्ताना की उससे फोन पर बात कराई। उन्हें उसकी गुफ्तगू अच्छी लगी। अब मुझसे वक्त काटे न कटता था और पूछती थी कि कब आओगे, और वो जवाब देता कि जल्द आऊंगा। महीनों यूं ही गुजर गए और वो पाकिस्तान न आया। मुझे यकीन हो गया कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने अपना खदशा जाहिर किया। वो बोला, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, तभी शादी में नहीं आ सका। हम फिर कब और कैसे मिलेंगे? मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। वो बोला, अपनी तस्वीर भेजोगी? मैं वालदैन को दिखाकर कहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे वालदैन से मांग ले, इस तरह हम कभी ना बिछड़ने के लिए मिल जाएंगे। ये बात सुनकर मैं खुशी और हैरत में डूब गई। वो मुझे प्रपोज कर रहा था और मैंने सोचा तक न था कि अपने वालदैन को दिखाने के लिए वो मेरी तस्वीर मांग लेगा। मैंने अपनी तस्वीर उसे भेज दी। तस्वीर देखकर फौरन उसने कहा, अपनी अम्मी से बात करवाओ। मैंने बाजी से कहा कि अम्मी से बात करना चाहता है। बाजी ने फ़ोन पर उसकी बात अम्मी से करवा दी। उसने उनसे काफ़ी देर बातें की। उसने कहा कि मैंने हिरा की तस्वीर देखी है और घर वालों को भी दिखा दी है। उन्होंने आपकी बेटी को पसंद कर लिया है, आप बेफिक्र हो जाएं। मेरे वालदैन जल्द रिश्ते के लिए आपसे बात करेंगे। काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन उसके वालदैन का फ़ोन आया और न रिश्ते के लिए कोई बात हुई। इधर अम्मी इंतज़ार में थीं, कहती थीं कि बात छेड़कर फिर भूल गया। अपने घर वालों की तस्वीर मांगी तो गोल कर गया। खुद ही शादी के लिए प्रपोज किया और खुद ही गुरेज कर रहा है। मुझे तो धोखेबाज लगता है। मैं कहती कि धोखा करना होता तो मुझे बेवकूफ़ बनाता रहता, आपसे बात क्यों करता। उसने अपनी तस्वीर तो भेजी है,
बाजी ने मेल की कि अपने घर वालों की तस्वीर भेजो। उसने जवाब दिया कि घर में कुछ परेशानियां हैं, ज़रा मोहलत दो, वो खुद आपके घर आ जाएंगे। जब ऐसे ही साल गुजर गया तो बाजी सुल्ताना ने कहा कि ये शख्स सही नहीं लगता, इसका ख्याल छोड़ दो और इससे राब्ता ख़त्म कर दो। मगर मुझे यकीन था कि ज़रूर कुछ परेशानियां होंगी। यासिर की नीयत साफ थी, तभी खुद प्रपोज किया और शादी की बात की, वरना मैंने तो उसे मजबूर नहीं किया था। इत्तफाक से मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई जिसका नाम अदीबा था और वो हमारी क्लास में नई आई थी। बातों बातों में उसने एक दिन जिक्र किया कि इम्तिहान के बाद उसकी शादी अपने कज़न से होने वाली है जो कनाडा में रहता है। नाम पूछा तो वो गोल कर गई। न जाने ये मुझे अपने मंगेतर का नाम क्यों नहीं बता रही। मैं सोचती रह गई। यासर ने दरअसल उसे बताया हुआ था कि हीरा नामी एक लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है और वो 3rd ईयर में पढ़ती है। तभी अदीबा ने मुझसे दोस्ती की थी। उसे गालबन शक हुआ कि कहीं वो लड़की मैं तो नहीं हूं, लेकिन मैंने उससे कभी जिक्र ना किया कि मेरी किसी के साथ चैटिंग होती है और वो कनाडा में रहता है। बहरहाल अदीबा से मेरी दोस्ती बहुत अच्छे अंदाज में उस्तवार हो गई। 4th ईयर ख़त्म हुआ और हम इम्तिहान से फारिग हो गए। अदीबा मेरे घर आई और मुझे अपनी शादी का कार्ड दे गई, जिस पर उसके होने वाले शरीके ज़िंदगी का नाम दर्ज था, यासिर। मेरा दिल धक से रह गया। खुदा ना करे कि ये वही हो। क्या झूठ था क्या सच, मगर मैं अभी तक इस ख्वाब में जी रही थी कि यासिर एक दिन आएगा और मुझे मेरे वालिदैन से मांगकर ख्वाबों की दुनिया में ले जाएगा। हालांकि हालात वाज़े थे, फिर भी मैं हकीकत की तलखी का मुकाबला करना नहीं चाहती थी। आंखें बंद रखना चाहती थी कि धूप की तपिश बर्दाश्त करने की मुझ में ताब न थी। इंसान भी क्या चीज़ है, सब कुछ जानते बूझते खुद फरेबी के सहारे जीना चाहता है। यासिर बहुत बड़ा ड्रामेबाज निकला, जिसका अंदाज़ा मुझे बाद में हुआ जब एक दिन अदीबा के घर मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसे अदीबा ने अपनी होने वाली ननद बताया। उस लड़की का नाम माहम था। वो बोली कि मेरा भाई यासिर अदीबा को पसंद करता है और इनकी मंगनी हो चुकी है। वो मुझे अपने भाई की तस्वीर दिखाना चाहती थी, मगर मैंने मंगनी की तस्वीर नहीं देखी, इस खौफ से कहीं ये वही यासिर ना हो जिससे मैं कभी नहीं मिली थी, मगर 3 बरसों से उसकी परस्तिश कर रही थी और उसे ख्वाब में देखती थी कि वो मेरे घर आया है, मेरा हाथ थामकर अपने साथ ले जाने के लिए। इंतजार की अजियत सहते सहते मेरी सेहत खराब हो गई और फिर उसकी नकली मोहब्बत का मलमा उतरा, जिसके इंतजार में मैं दिन रात घड़ियां गिना करती थी। अदीबा ने इसरार किया कि मेरी शादी पर जरूर आना। मैंने खास तौर पर नए जोड़े सिलवाए ताकि अपनी दोस्त की शादी में अच्छी लगूं। उसकी शादी वाले दिन जब तैयार होकर शादी हाल पहुंची तो वो अपनी दुल्हन के साथ स्टेज पर बैठा हुआ था। हाँ, ये वही यासिर था। मैंने उसे पहचान लिया, जबकि उसने अपनी एक तस्वीर ही भेजी थी। अब उसका असली रूप सामने आ गया था, क्योंकि उसने भी मुझे दूर से देखते ही पहचान लिया था। जब मैं जरा स्टेज के नजदीक हुई तो उसे किसी और के दुल्हे के रूप में देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। आंसू दिल की तह से निकले और आंखों में भर गए। उन्हें रोकना मुश्किल हो गया। अदीबा की बहन मेरे पास आई और बोली, आपको आने में काफी देर हो गई, हम कब से इंतजार कर रहे थे, आइए मेरे साथ। वो मेरा हाथ पकड़ कर ले गई और खास मेहमानों के साथ ले जाकर बैठा दिया, जहां यासिर की वालदा और बहनें बैठी हुई थीं। वो आपस में बातें कर रही थीं। उनकी बातों से अंदाजा हुआ कि पहले भी आ चुकी हैं। 2 साल कबल यासिर की मंगनी अदीबा से करने आई थीं और अब शादी पर दोबारा ये लोग आए थे। जब यासिर ने मुझसे कहा था कि वो पाकिस्तान किसी अजीज की शादी में आ रहा है, वो किसी और की शादी में नहीं बल्कि अपनी मंगनी की तकरीब में आया था। उफ, मैं भी किसके साथ ख्वाबों की डोरियों में उलझ गई थी, कैसे और कहां फंस गई थी। मेरे चारों तरफ पहले भी धुंध थी और अब भी धुंध है। दिल ने कहा, इसे बद्दुआ दे जिसने तुम्हें इतने दिन पागल बनाए रखा, मगर बद्दुआ भी ना दे सकी। आज पछताती हूं कि उसे अपनी तस्वीर क्यों भेजी, जबकि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। और फिर हुआ कुछ यूं कि अब्बू बीमार पड़ गए और अम्मी की भी तबीयत खराब रहने लगी। और आखिर एक दिन आया जब अब्बू हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गए और 2 महीने बाद अम्मी भी हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। अब मैं भी अपनी बड़ी बहनों की तरह कमारी अपने घर में रह गई। अब हम 3 बहनें अपने घर में अकेली रहती हैं। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, जिससे घर का खर्च चलता है
दुनिया मेरे माँ बाप को बुरा कहती है, मेरे भाइयों को भी बुरा कहती है कि बहनों की शादी क्यों नहीं की। जब उम्र थी रिश्ते भी आते थे, लेकिन अम्मी अब्बू और भाई मजीद अच्छे की तलाश में रहे। आखिर अब कोई भी रिश्ता नहीं आता क्योंकि हमारी उम्र अब ज़्यादा हो गई है। बहुत बार शैतान हावी हुआ लेकिन अल्लाह ने हया दी। आखिर हैं तो इंसान। किसी लड़की या लड़के का दिल नहीं चाहता कि वो अपनी जवानी अपने जीवन साथी के प्यार में गुजारे। अकेले जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है बता नहीं सकती। रातें काटे नहीं कटती। काश हम भी अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारती, हमारे भी बच्चे होते। अब बस मौत का इंतजार है। मैं हाथ जोड़कर तमाम माँ बाप को ये कहूंगी कि खुदारा बेटियों पर ये जुल्म ना करें, वक्त पर उनकी शादी करें। जिस मुश्किल वक्त से हम गुजर रही हैं अल्लाह किसी को ना दिखाए। और मेरी लड़कों से भी गुजारिश है कि किसी की जिंदगी से ऐसे ना खेलो, वरना जैसा करोगे इसी दुनिया में भुगतोगे। क्योंकि यासिर ने भी इसी दुनिया में मुझे धोखा देने का अंजाम देखा कि जब वो कनाडा वापस गया तो अदीबा ने वहां जाकर उससे तलाक ले ली और किसी गोरे से शादी कर ली। अब वो भी अकेला तन्हाइयों में घिरा हुआ जी रहा है। मैंने बद्दुआ तो नहीं दी, लेकिन बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है। उम्मीद है मेरी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्यों दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।